Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 12 of chapter 26 of NBF Biology, in which you are going to learn about plant and animal tissue culture technique. आज हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर के हवाले से। टिश्यू कल्चर technique can be defined as the growth of single cell or a piece of tissue on artificial medium under aseptic condition. देखो टिश्यू कल्चर को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर बेसिकली ये सिंगल सेल या पीस ऑफ टिश्यू की ग्रोथ होगी किसी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर। आप इस सिलसिले में कोई आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करेंगे और उस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर आप कोई एक सिंगल सेल वहाँ पर प्लेस करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर एक सिंगल सेल से भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप कोई छोटा सा पीस ऑफ टिश्यू भी वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ से भी इसका आगाज़ कर सकते हैं। तो कोई सिंगल सेल या पीस ऑफ टिश्यू को जब आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर कल्चर किया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है, तो उस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आप कोई एसेप्टिक कंडीशंस भी मेंटेन करें। एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब ये होता है कि एक माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट, जिस तरह से आप ये सिंगल सेल या पीस ऑफ टिश्यू को ग्रो करने के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम जिस तरह से सेल या टिश्यू को ग्रो करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये न्यूट्रिएंट मीडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी बहुत फेवरेबल होगा। लिहाजा अगर आपने यहाँ पर कोई माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट ना किया, यानी एसेप्टिक कंडीशन डेवलप ना की, तो ये यंग सेल या फिर पीस ऑफ टिश्यू जिसको आप ग्रो करना चाह रहे थे, ये ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी ग्रो कर जाएंगे, उनकी कंटामिनेशन यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरह से जो रिजल्ट आप रिक्वायर्ड कर रहे थे, जो रिजल्ट आप डिज़ायर कर रहे थे, वो रिजल्ट आपको अचीव नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से एसेप्टिक कंडीशंस का यहाँ पर मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी होता है। So what is tissue culture? Tissue culture is therefore the growth of single cell or piece of tissue on artificial medium under aseptic condition. अब ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ये हम प्लांट सेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की टिश्यू कल्चरिंग के हवाले से मजीद बात करें, आपको यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी यहाँ पर बताते चलें कि टिश्यू कल्चर का आगाज़ कैसे हुआ। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक बेसिकली तो पहले ये प्लांट्स के हवाले से सामने आई थी। पहली बार 1902 के अंदर एक शख्स ने प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी दरियाफ्त की। एक शख्स था गॉटलिब हैबर लैंडेट। सो गॉटलिब हैबर लैंडेट ने 1902 में प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी मुतारिफ करवाई। इस प्रॉपर्टी को उसने टोटीपोटेंसी का नाम दिया था। टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब यह है कि अ प्लांट सेल हैज कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल टू बिकम अ कंप्लीट प्लांट इफ प्रोवाइडेड विद एप्रोप्रिएट कंडीशंस। ठीक है भाई, तो प्लांट सेल के हवाले से इस प्रॉपर्टी को पहली बार गॉटलिब हैबर लैंडेट ने 1902 में इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने ये कहा था कि एक प्लांट सेल को अगर आप एप्रोप्रिएट मीडियम, उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो उस एक सिंगल प्लांट सेल से आप कंप्लीट प्लांट रीगेन कर सकते हैं। उस सिंगल प्लांट सेल से आप पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। अगरचे गॉटलिब हैबर लैंडेट ने उस वक्त कोई इस तरह से कंप्लीट प्लांट डेवलप नहीं किया था, लेकिन उसका ख्याल ये था कि प्लांट सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो प्लांट सेल की ये जो प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर एक फुल जेनेटिक पोटेंशियल है और वो कंप्लीट प्लांट बन सकता है, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया टोटीपोटेंसी। यानी दूसरे लफ्जों में कि प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट होने का मतलब यही होगा कि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो कंप्लीट प्लांट में स्टैब्लिश हो सकते हैं। काफ़ी अरसे तक ये
ख्वाब इसी तरह से ख्वाब ही रहा और इसको हकीकत का रूप नहीं दिया जा सका। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक तो एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट था और कोई सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम का डेवलप करना, ये बड़े प्रॉब्लम्स रहे थे उस दौर के अंदर, जिसकी वजह से कोई सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर डेवलप ना किया जा सका। लेकिन पहली बार 1958 के अंदर, 1958 में पहली बार एक शख्स स्टीवर्ड ने पहला सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर डेवलप किया प्लांट के हवाले से, और इसने कैरेट प्लांट को उसके फ्लोएम के एक छोटे से पीस से उसने ग्रो किया। स्टीवर्ड ने 1958 के अंदर कैरेट प्लांट को डेवलप किया था। ही डेवलप्ड कैरेट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम। कैरेट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी, यानी एक छोटे से पीस ऑफ फ्लोएम से उसने एक पूरा कंप्लीट कैरेट प्लांट उसने डेवलप किया। और इस तरह से वो जो ख्वाब हैबल लैंडेड ने देखा था कि एक सिंगल प्लांट सेल के अंदर ये जेनेटिक पोटेंशियल पाया जाता है कि वो एक कंप्लीट प्लांट बन सकता है, वो ख्वाब आखिरकार हकीकत में जाहिर हुआ इन 1958। और तब से लेकर अब तक सेवरल टाइप्स के टिश्यू कल्चर मेथड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं, डेवलप किए जा चुके हैं, और प्लांट्स को सक्सेसफुली टिश्यू कल्चर के जरिए प्रोपेगेट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब एनिमल्स को भी टिश्यू कल्चर के जरिए डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे एनिमल सेल के अंदर वो टोटिपोटेंसी अब तक रिपोर्ट नहीं हो सकी कि एनिमल सेल के अंदर भी क्या उसी तरह से कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल है कि वो कंप्लीट एनिमल बन सके। ये इस तरह से आर्टिफिशियल मीडियम में अब तक ये बात पॉसिबल नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता टिश्यू कल्चर से मिलती जुलती एक टेक्निक जिसको हम क्लोनिंग कहेंगे, तो क्लोनिंग के जरिए ये पॉसिबल है कि आप एक सिंगल एनिमल सेल से कंप्लीट एनिमल डेवलप कर लें। लेकिन एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर इस प्रॉपर्टी का जाहिर होना अब तक एनिमल सेल में ऑब्जर्व नहीं किया जा सका। यहां पर अब ये सवाल पैदा होता है कि स्टीवर्ड ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उसको ये कामयाबी नसीब हुई और उसने एक कंप्लीट कैरेट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम से डेवलप किया था। तो उसने आखिर ऐसा क्या किया, उसके पास ऐसा कौन सा जादू था? तो दरअसल गॉटलिब के बाद ये स्टीवर्ड ने जो चेंज अपने मेथड के अंदर किया वो ये था कि उसने न्यूट्रिएंट मीडियम में एक ऐसी चीज का एडिशन किया जो इससे पहले के लोग नहीं करते थे, और वो था कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क को इसने यूज किया था। कोकोनट मिल्क के यूज की वजह से उसका ये जो टिश्यू कल्चर है वो सक्सेसफुल हुआ था। बाद में ये बात दरियाफ्त हुई कि कोकोनट मिल्क के अंदर दरअसल एक प्लांट हार्मोन पाया जाता है दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन, और असल में उसको कामयाबी इस साइटोकाइनिन की वजह से मिली। ठीक है, कोकोनट मिल्क एक्चुअली कंटेन्स साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन विच कंट्रोल सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। ठीक है, इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन। तो असल में इस हार्मोन की बदौलत, चूंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इसकी बदौलत टिश्यू कल्चर टेक्निक कामयाबी की तरफ गामजन हुई, यानी एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट प्लांट डेवलप किया जा सका। और उसके बाद से लेकर अब तक अब कई डिफरेंट टाइप के टिश्यू कल्चर मेथड्स डेवलप किए जा चुके हैं। टिश्यू कल्चरिंग के हवाले से दो तीन टर्म्स का हमने यहां पर और भी जिक्र करना है कि आमतौर पर प्लांट्स के केस में टिश्यू कल्चरिंग इन प्लांट्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर टिश्यू कल्चरिंग के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि इनिशियल सेल्स या पीस ऑफ टिश्यू बाय विच द टिश्यू कल्चर इज प्रोसीडेड इज नोन एज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट किसे कहते हैं? एक्सप्लांट असल में उन इनिशियल सेल्स को या टिश्यू को कहा जाता है जिससे टिश्यू कल्चर का आगाज किया जाता है। जी, तो एक्सप्लांट को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द इनिशियल cells या piece of tissue by which the tissue culture is proceeded is known as explant. It's called explant. ठीक है, और ये explant क्या हो सकता है? ये कोई भी living tissue हो सकता है, कोई living cells हो सकते हैं। ठीक है, explant किसे कह रहे हैं? Any living cells in plant body can be used as explant. Any living cell.
ऐसा नहीं है कि आप कोई डेड सेल लेकर और उससे एक्सपेक्ट करें कि उससे कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस पर्पस के लिए कोई भी लिविंग सेल्स का इंतखाब करना होगा, और वो लिविंग सेल चाहे रूट से लिए जाएं, चाहे स्टेम से लिए जाएं या लीफ से लिए जाएं, कोई भी लिविंग सेल्स हो सकते हैं। और ज़्यादातर ये लिविंग सेल्स मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिविंग सेल्स होने चाहिए। मोस्टली मेरिस्टेमेटिक सेल्स को इस पर्पस के लिए मुंतखब किया जाता है। मोस्टली मेरिस्टेमेटिक असल में वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर पावर ऑफ सेल डिवीजन पाई जाती है, तो मोस्टली मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेफर्ड। जब आप टिश्यू कल्चर में किसी एक्सप्लांट को एक सूटेबल मीडियम के ऊपर प्लेस करते हैं, तो उस सूटेबल मीडियम के ऊपर एक्सप्लांट इस तरह से ग्रो करता है, और ग्रो करने के नतीजे में वहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स ये प्रोड्यूस कर देगा। आपने कोई भी एक्सप्लांट वहाँ पर प्लेस किया और उसकी ग्रोथ के बाद सबसे पहले एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स वहाँ पर डेवलप होगा। दिस अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। तो सबसे पहले कैलस फॉर्मेशन होती है। टिश्यू कल्चर का जो सबसे पहला स्टेप है वो दरअसल कैलस फॉर्मेशन है। तो कैलस फॉर्मेशन के बाद जब कैलस फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अगले स्टेप के लिए इसको प्रोसीड किया जाता है, इसका मीडियम चेंज किया जाता है, और न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज करने की वजह से इसके अंदर अब शूट्स की इंडक्शन शुरू हो जाएगी, न्यू शूट्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले ये कैलस था, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इसमें से ग्रीन कलर की यूं शूट्स बरामद होना शुरू हो जाती हैं, और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ शूट्स पर मुश्तमिल आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई होंगी। इस स्टेप को कहा जाता है शूट इंडक्शन। तो कैलस फॉर्मेशन के बाद इस तरह शूट इंडक्शन का स्टेप इसमें इंक्लूड होता है। शूट इंडक्शन के बाद जब इसकी शूट्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, तो मीडियम फिर दोबारा चेंज किया जाता है, और अब की दफ़ा जो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और हार्मोन्स जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, उनकी वजह से अब यहाँ पर न्यू रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो अब देखिए कि ये कैलस जो कि अब बहुत ही कम रह चुका होता है, यानी वो कैलस यूटिलाइज होता जा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शूट्स, और उन न्यू शूट्स के साथ साथ अब न्यू रूट्स भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से देखिए यूँ इसमें ब्रांचेस बनना शुरू हो गई हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर अब ये लीव्स भी निकलना शुरू हो गए हैं, और यूँ एक शूट वहाँ पर डेवलप हो चुकी होती है। और उसके साथ साथ अब चूंकि मीडियम चेंज किया है, तो इसमें से यूँ रूट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड रूट इंडक्शन। तो शूट इंडक्शन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप रूट इंडक्शन। जब ये रूट्स भी डेवलप हो जाती हैं, तो एक छोटा सा प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। ये रूट इंडक्शन के बाद नाउ इट बिकम्स अ स्मॉल प्लांटलेट। प्लांटलेट में और सीडलिंग में फ़र्क ये होता है कि प्लांटलेट हम उस नन्हे से प्लांट को कहते हैं जो कि टिश्यू कल्चर के ज़रिए ऑब्टेन किया गया हो। जैसे इस प्लांट को टिश्यू कल्चर के ज़रिए चूँकि ऑब्टेन किया गया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड प्लांटलेट। जबकि सीडलिंग वो छोटा सा नन्हा सा प्लांट होता है जो सीड से इमर्ज हुआ हो। चूँकि इसको हमने सीड से ओरिजिनेट नहीं किया, इसको हमने टिश्यू कल्चर में डेवलप किया है, तो ये प्लांटलेट कहलाएगा। अब हम इसका मीडियम बार बार चेंज करते रहेंगे सो दैट ये इनफ साइज अटेन कर ले कि हम इसको पॉट में शिफ्ट कर सकें। पहले ये पेट्री प्लेट के अंदर हमने इसको ग्रो किया था, और उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप इसको किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी जार के अंदर इसको कल्चर करना शुरू कर देंगे। इस तरह से कोई एप्रोप्रिएट आप कोई ग्लासवेयर लेंगे जिसके अंदर ये ग्रो कर सके, जैसे कोई इस तरह से जार भी हो सकता है, या फिर वो कोई टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है, और उसके अंदर आप मीडियम ऐड करके और वहाँ पर अब आप इसको प्लेस करेंगे, और वहाँ पर इसकी रूट्स भी बढ़ती जाएंगी, और साथ साथ इसकी ये जो शूट्स हैं वो भी इंक्रीज होती रहेंगी। और जब ये इस हद तक ग्रो कर जाएगा कि इसको पॉट में शिफ्ट किया जा सके, तो फिर इसे किसी पॉट में आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए कि ये एक छोटा सा प्लांटलेट जो कि पहले यूँ किसी ग्लासवेयर में डेवलप होना शुरू हुआ था, और अब ये ग्लासवेयर से
किसी पॉट में शिफ्ट हो जाएगा। शुरू में जब आप इसे किसी पॉट के अंदर शिफ्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पॉट है जिसमें आपने इसको शिफ्ट कर दिया है, तो उस पॉट के अंदर आप जो सॉइल प्लेस करेंगे वो सॉइल बड़ी साफ सुथरी सी स्टरलाइज किस्म की सॉइल होगी, और उस सॉइल में भी आपने न्यूट्रिएंट्स बहुत मेजर्ड क्वांटिटी में ऐड किए हुए होंगे ताकि ये बासानी वहाँ पर ग्रो कर सके। तो वहाँ पर जब इसकी ग्रोथ परफॉर्म होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर ये सक्सेसफुली अपनी मज़ीद शूट्स निकाल लेता है, तो फिर आप उस पॉट से इसको फर्दर शिफ्ट करते हैं किसी बड़े पॉट के अंदर। पहले आप इसे लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रोथ रूम में रखते हैं, उसके बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल कंडीशंस की तरफ लेकर जाते हैं, यानी इसको ग्रोथ रूम से फिर आप बाहर किसी ग्लास हाउस में ले आएंगे। पहले ये ग्रोथ रूम में था, ग्रोथ रूम में बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, और उसके बाद फिर इसे ले जाते हैं किसी ग्लास हाउस के अंदर। ग्लास हाउस में भी ये कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है। ग्लास हाउस में बस थोड़ा सा इसको नेचुरल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे लाइट इसको नेचुरल मिलना शुरू हो जाती है, और अदरवाइज इसमें अभी भी टेम्परेचर किसी हद तक कंट्रोल होता है। अदरवाइज ग्रोथ रूम के अंदर टेम्परेचर, लाइट और बाकी फैक्टर सारे के सारे कंट्रोल थे। तो अब ये ग्लास हाउस के अंदर ये फर्दर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसे आप मज़ीद आगे शिफ्ट करते हैं किसी ग्रीन हाउस के अंदर, और ग्रीन हाउस में जब ये थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप इसको ओपन सॉइल के अंदर प्लेस करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब तक ओपन सॉइल में पहुंचता है तो ये फिर काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका होता है, स्टेबल हो चुका होता है, और वहाँ पर ये बासानी सर्वाइव कर सकता है। तो ये जितना भी प्रोसीजर आपने देखा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ग्रोथ रूम से लेकर ओपन सॉइल तक, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। यानी आप इसको दरअसल नेचुरल कंडीशंस के लिए कंपैटिबल बना रहे हैं, एक्लिमेटाइज कर रहे हैं इसको। तो इस पूरे प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है हार्डनिंग, यानी आप इसको नेचुरल कंडीशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द प्रिपरेशन फॉर नेचुरल कंडीशंस, प्रिपरेशन टू अडॉप्ट नेचुरल कंडीशंस, टू अडॉप्ट नेचुरल कंडीशंस। तो नेचुरल कंडीशंस के लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो उसको अडॉप्ट करने के काबिल हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। तो जब ये एक्लिमेटाइज हो जाएगा, ओपन सॉइल में आ जाएगा, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इस कैलस को उठा के ओपन सॉइल में प्लेस कर दें और ये वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये हमेशा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कंप्लीट प्लांट डेवलप करता है। जी बिल्कुल, ग्रोथ रूम, जी बिल्कुल। देखो ये जब प्लांटलेट बन जाता है ना, तो प्लांटलेट जब ये बन गया तो उसके बाद से लेकर अब ये एक्लिमेटाइजेशन का मरहला चल रहा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम नेचुरल कंडीशंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखो हमने इसका ग्लासवेयर चेंज किया कि इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा जगह मिले, फिर उसके बाद पॉट में इसको ले गए, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नेचुरल कंडीशंस देते चले गए, और आखिरकार ये अब एक इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पर अब ये ग्रो करता चला जाएगा। अगर आप ये इसी प्लांटलेट को जब ये यहाँ पर रूट और शूट इसने निकाल ली थी डायरेक्टली सॉइल में रखते तो ये बहुत ही नाजुक था, इसके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक होता और इसने मर जाना था, इसने सर्वाइव नहीं करना था। तो इसलिए पहले इसको एक्लिमेटाइज किया जाता है, तब जाकर ये फिर सर्वाइव करने के काबिल होता है। जी ये सारे सेल खुद ही एब्जॉर्प्शन का मुजाहरा कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सेल्स के चारों तरफ यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक सेल वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट को ले रहा होता है। रूट तो बेटे वो तो ऑर्गन स्टेज है ना, रूट तो जब ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उस वक्त ये रूट अपना एब्जॉर्प्शन वाला काम कर रही होंगी, लेकिन अभी तो जाहिर है कि ये सेल स्टेज पर है, छोटा सा एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हर एक सेल खुद ही कर रहा है। आपको पता है ना कि एक सेल किसी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो जो काम एक ऑर्गेनिज्म करता है अपने ऑर्गन के ज़रिए,
वही काम उसका एक सेल भी कर सकता है। ठीक है, सेल के अंदर भी ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है। इज दैट क्लियर? गुड। अच्छा बेटे, तो ये देखो जो प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चरिंग है, प्लांट में टिश्यू कल्चरिंग, इसको सेल कल्चर भी कहा जा सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर को सेल कल्चर भी कहते हैं या ऑर्गन कल्चर भी इसे कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्स प्लांट ये सेल कल्चर भी हो सकता है, यानी अगर आपने इनिशियल जो सेल लिया था, जो एक्स प्लांट लिया था, अगर वो एक सिंगल सेल है तो उसे सेल कल्चर कहेंगे आप, सेल कल्चर। और अगर आपने कोई ऑर्गन से ये इनिशिएट किया है प्रोसेस तो इसे ऑर्गन कल्चर कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा प्लांट सेल होता है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अगर आप कोई प्रोटोप्लास्ट से ये टिश्यू कल्चर डेवलप करते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट अ प्लांट सेल विदाउट इट सेल वॉल। अगर आप प्रोटोप्लास्ट से इस कल्चर को डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सो ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो होगा ये दरअसल सेल कल्चर की एक किस्म है। और जबकि अगर आप मिसाल के तौर पर एंथर से इस कल्चर का आगाज करते हैं, एंथर इसका एक पार्ट है, एक ऑर्गन है यूं समझ लें, अगर आप इसको एंथर से प्रोसीड करते हैं तो ऐसी सूरत में, या एम्ब्रियो से इसको प्रोसीड करते हैं तो ऐसी सूरत में ये एंथर कल्चर या एम्ब्रियो कल्चर ये ऑर्गन कल्चर कहलाएंगे। एंथर कल्चर या फिर एम्ब्रियो कल्चर, तो ऐसी सूरत में ये ऑर्गन कल्चर कहलाएंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक जनरलाइज टर्म है, तो वो सेल कल्चर भी हो सकता है, वो ऑर्गन कल्चर भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि टिश्यू कल्चर में हमेशा आप कोई कंप्लीट प्लांट ही डेवलप करते हैं। सम टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट प्लांट डेवलप करना नहीं होता, बल्कि हमने कोई और ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। तो इस तरह से देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स। ठीक है जी, तो प्लांट टिश्यू कल्चर आपको क्लियर हो गया। इसकी जो सेवरल टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर्स की, उनकी डिटेल हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा मैकेनिज्म उसको ब्रीफली पॉइंट आउट कर दिया है। हालांकि ये भी डिटेल सारी बुक में मौजूद नहीं है, आपने जस्ट ये जो शुरू में मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की थी उनको माइंड में रखना है और ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट इसका टिश्यू कल्चर का जहन में रखना है। सिर्फ इतनी ही डिमांड है इस टॉपिक की आपके फेडरल बोर्ड के सिलेबस के हवाले से। अब आइए हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू कल्चर, इसमें अभी तक एनिमल सेल के अंदर उस तरह टोटीपोटेंसी मुतारिफ नहीं हो सकी। अभी तक टोटीपोटेंसी एनिमल सेल के अंदर दरियाफ्त नहीं हुई थी कि आप एक सिंगल एनिमल सेल को आर्टिफिशियल मीडियम में डेवलप करके कंप्लीट एनिमल हासिल कर सकें। हालांकि क्लोनिंग और इस तरह से दूसरी टेक्निक्स के जरिए आप कंप्लीट एनिमल अगरचे अचीव कर सकते हैं, बट टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए आप कंप्लीट एनिमल को डेवलप नहीं कर सकते। तो एनिमल टिश्यू कल्चर इसके मुकाबले में वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ड्रग का इफेक्ट डेवलप करने के लिए, कोई वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, या इस तरह से और मुख्तलिफ जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जैसे कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर इस तरह की और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर एनिमल टिश्यू कल्चर को यूज़ किया जाता है। पहले हम ज़रा एनिमल टिश्यू कल्चर की टाइप्स देख लें और उसके बाद फिर आपको इसकी यूटिलाइजेशन बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। एनिमल टिश्यू कल्चर की दो बुनियादी अक़साम हैं, उनमें से एक को कहते हैं एंकरेज डिपेंडेंट और दूसरे को कहते हैं एंकरेज इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, एंकरेज डिपेंडेंट और एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइन, दो तरह का ये टिश्यू कल्चर है। एक एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइन या टिश्यू कल्चर, और दूसरा एंकरेज डिपेंडेंट सेल लाइन या फिर इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। फ़र्क दोनों में यह है कि एंकरेज डिपेंडेंट सेल लाइन में या एंकरेज डिपेंडेंट टिश्यू कल्चर टेक्निक में आप जो भी कोई ग्लासवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर जब आप किसी सेल को कल्चर करते हैं तो उन सेल को कल्चर करने के लिए लाजमी तौर पर कोई सरफेस रिक्वायर्ड होती है, और वो उस सरफेस के साथ साथ ही
ग्रो करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप ये कोई ग्लासवेयर में टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं या फिर इसके मुकाबले में आप कोई पेट्री प्लेट यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में सेल्स हमेशा सरफेस के साथ साथ ग्रो करेंगे। इनको हमेशा ग्रो करने के लिए कोई सरफेस रिक्वायर्ड होगी। मिसाल के तौर पर ये सेल्स हैं तो इसके साथ साथ ये इस तरह ग्रो करते हुए जा रहे हैं, और जब ये सारी की सारी सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी और मज़ीद सरफेस नहीं रहेगी तो इनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। तो इसको कहते हैं एंकरेज डिपेंडेंट, यानी इनको ग्रो करने के लिए वहाँ पर कोई सरफेस चाहिए जहाँ पर ये एंकर कर सकें, यानी जहाँ पर ये अटैच हो सकें। तो इस तरह से इस सेल कल्चर को एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर या सेल लाइन कहा जाता है। इसमें चूंकि सेल्स एक ख़ास लिमिट तक डिवाइड करते हैं, जब तक इनको वो सरफेस मुहैया हो रही होती है उस वक्त तक ये डिवाइड करते हैं। जब ये सरफेस ख़त्म हो जाती है तो इनकी डिवीज़न भी रुक जाती है, तो इस वजह से इसको फाइनाइट सेल लाइन भी कहा जाता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज फाइनाइट सेल लाइन, यानी इसमें लिमिटेड सेल डिवीज़न परफॉर्म होंगी और एक ख़ास लिमिट के बाद सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइन या एंकरेज इंडिपेंडेंट टिश्यू कल्चर, द सेल्स आर ग्रोन इन लिक्विड सस्पेंशन, यानी जैसे कोई ग्लासवेयर आप यूज़ करें और उसके अंदर जो मीडियम है वो लिक्विड मीडियम है, और उस लिक्विड मीडियम के अंदर ये सेल्स बगैर किसी सरफेस के साथ एंकर हुए ये ग्रो करते चले जाते हैं, और इस तरह से उस लिक्विड मीडियम के अंदर ये सस्पेंडेड रहते हैं, यानी ये किसी सरफेस के साथ जुड़ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई लिक्विड मीडियम आपको दिखा रहे हैं इस ग्लासवेयर के अंदर, और इसके अंदर ये जो सेल्स हैं ये सस्पेंडेड दिखाई दे रहे हैं, दे आर नॉट अटैच ऑन द सरफेस, ये इस तरह से सस्पेंडेड दिखाई दे रहे हैं, और ये फिर डिवाइड करते चले जाएंगे, इनकी डिवीजन स्टॉप नहीं होगी। इस तरह का जो टिश्यू कल्चर होता है जिसमें किसी सरफेस के साथ अटैच होकर सेल्स ग्रो ना करें बल्कि लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंड करना शुरू कर दें, दिस टाइप ऑफ सेल कल्चर इज कॉल्ड एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइन और सेल कल्चर। तो इसे इनफिनाइट सेल लाइन भी कहा जाता है, या इसको कंटिन्यूस सेल लाइन भी कहा जाता है। इनफिनाइट और कंटिन्यूअस सेल लाइन, यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए ये सेल्स ग्रो करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और इनका नंबर इंक्रीज होता रहेगा। इस वजह से इसको इनफिनाइट सेल लाइन का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर जैसे हीमोपोइटिक सेल्स वो इस तरह के होते हैं, हीमोपोइटिक सेल्स विच आर ड्राइव फ्रॉम ब्लड, स्प्लीन और बोन मैरो, तो वो इस तरह की सेल्स की एग्जांपल है। हीमोपोइटिक सेल्स किसे कहते हैं? हीमोपोइटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर यूज्ड टू मेक आरबीसीज, आरबीसी बनाने वाले सेल्स हैं हीमोपोइटिक सेल्स। तो ये हीमोपोइटिक सेल्स कहाँ कहाँ से ड्राइव किए जा सकते हैं? ब्लड, स्प्लीन और बोन मैरो, ड्राइव फ्रॉम ब्लड, स्प्लीन जो कि एक लिम्फ नोड है, या फिर बोन मैरो, शॉर्ट बोन का जो बोन मैरो होगा, तो वहाँ से भी इसे हासिल किया जा सकता है। इन ऑर्गन्स के सेल्स हीमोपोइटिक सेल्स कहलाते हैं जो आरबीसी बनाते हैं, और इनको अगर आप आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करें तो ये फिर इस तरह का इनफिनाइट कंटिन्यूअस सेल लाइन डेवलप करेगा, यानी एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइन इनसे डेवलप होगी। और इसके मुकाबले में जो बकाया बॉडी के रीजन्स के सेल्स हैं तो वो दरअसल फाइनाइट सेल लाइन डेवलप करते हैं, वो हमेशा सरफेस के साथ एडहेरेंट रहते हैं और एक मोनोलेयर फॉर्म करते हैं, मल्टीपल लेयर्स भी फॉर्म नहीं करते वो। ठीक है जी, तो इस तरह से एनिमल टिश्यू कल्चर की दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब एनिमल टिश्यू कल्चर को हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं? एनिमल टिश्यू कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मिसाल के तौर पर उसमें एनिमल टिश्यू कल्चर को आप यूज़ करेंगे इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप इसको किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं? इसको एज एक्सप्रेशन सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप इसको यूज़ कर रहे हैं एज एक्सप्रेशन सिस्टम। दे आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एज एक्सप्रेशन सिस्टम। जैसे आपको याद होगा कि किसी वेक्टर के अंदर जीन को इंसर्ट करने के बाद उसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो किसी एनिमल सेल को भी एज एक्सप्रेशन सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए। तो वहाँ पर भी ये टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ की जाती है। इसके अलावा
जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ का ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनके अंदर जीन सर्ट करने के लिए पहले ये टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ की जाएगी और उसके बाद फिर क्लोनिंग। तो इस तरह से जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर रिसर्च के अंदर और उसके डायग्नोसिस में, कैंसर डायग्नोसिस एंड रिसर्च, उसकी जो फर्दर रिसर्च है वहां पर आप इसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम किसी सेल से हासिल करते हैं, किसी एनिमल सेल से इसको ड्राइव करवाते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स और इसके अलावा कोई फार्मास्यूटिकल और एनी ड्रग कंपाउंड, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है या उनको टेस्ट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है एनिमल टिश्यू कल्चर्स को। सो एनिमल टिश्यू कल्चर का आपने ऑब्जेक्टिव देखा, कभी भी एनिमल टिश्यू कल्चर को कंप्लीट एनिमल डेवलप करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये इस तरह के एक्टिविटीज़ के अंदर एनिमल टिश्यू कल्चर को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी, बेसिकली क्लोनिंग का जो थीम है ना कि प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी, तो टिश्यू कल्चरिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लोनिंग। टिश्यू कल्चरिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लोनिंग, बट हम एनिमल के केस में क्लोनिंग टर्म यूज़ करते हैं कि किसी एनिमल को जब हमने उसकी आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करना होता है तो वहाँ पर हम ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एनिमल की जो क्लोनिंग होगी, एनिमल की ट्रू कॉपी, वो आप टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है। तो वो कभी चलें वक्त हुआ तो उसको भी आपको बता देंगे कि एनिमल क्लोनिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.